गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका इस बुक में वेक्टर कैलकुलस चल रहा था। वेक्टर कैलकुलस का केवल एक लेक्चर रह गया है लास्ट। उस लेक्चर को किसी और दिन पढ़ाएंगे। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट में। आपकी ज्योमेट्री 2D में और 3D में दो पार्टों में डिवाइड की गई है इस बुक में, बेसिक स्टेज में जो आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D। 2D से बहुत सेलेक्टेड प्रश्न आपके आते हैं। एक ट्रेसिंग आती है 100% और एक और क्वेश्चन आता है आपका 2-3 प्रश्न कुल मिलाकर आते हैं। लगभग 2 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर आज हम आपका स्टार्ट करेंगे और पहला जो चैप्टर है इसमें आपका नमस्ते भैया, नमस्ते, वो ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स है। क्या है पहला चैप्टर? ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स है और जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। मतलब 2 डिग्री में जनरल इक्वेशंस आप पढ़ेंगे। नमस्ते नमस्ते। और हम कोई छोटे छोटे प्रश्न नहीं लेने वाले इस चैप्टर में। एक लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं सबसे पहले। क्या ले रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उस लॉन्ग क्वेश्चन को कराने के साथ साथ आपके छोटे छोटे कई क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो अलग से दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। तो जरा बच्चों, हमें आपका जो आज सबसे पहले प्रश्न लेना है इस लेक्चर में, तो वो लेना है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3, P18 पेज पर बच्चों। एग्जाम्पल नंबर है आपका 3। देखिए लिखिएगा E18 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल को कराने के बाद आपसे पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें से कई सवाल अपने आप हो जाएंगे आपके, और जो नहीं होंगे उन्हें हम कराएंगे। बच्चों जब सभी बच्चे आ जाएंगे तब हम रिपीट करेंगे कि हमने एक साथ ये जो स्टार्ट कर दिया। एक लेक्चर आपका रह गया है। बच्चों क्या है ट्रेसिंग? ट्रेस द कोनिक। कोनिक को आपको ट्रेस करना है। पेपर में प्रश्न ऐसे ही आएगा। अब कोनिक 3 क्वालिटी में मतलब 3 चीजें होती हैं कोनिक में आपके यहाँ बेसिक हिस्ट्री में। एक तो ट्रेसिंग होगी पैराबोला की, एक ट्रेसिंग होगी हाइपरबोला की और एक ट्रेसिंग होगी इलिप्स की। आपको स्वयं परीक्षण करना होगा ये इलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला है। सबसे पहले आपके बुक में जो ट्रेसिंग दे रखी है वो दे रखी है इलिप्स की। तो बच्चों सबसे पहले जरा एक बार इसकी आप वर्किंग रूल पढ़ लें। वर्किंग रूल में आपको करना पड़ेगा। वर्किंग रूल के लिए पेज नंबर आप E18 निकाल लीजिए। 3 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से मैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में 100% आएगा। ना आए तो मुझसे कहते हैं सर जी आपने कहा था नहीं आया। एक प्रश्न कराऊंगा पैराबोला की, एक हाइपरबोला की और एक इलिप्स की। इलिप्स और हाइपरबोला की प्रश्न लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर आता है और लास्ट में फिगर खींचने में अंतर आता है। वर्किंग रूल सेम है, थोड़ा पैराबोला का वर्किंग रूल शुरू से चेंज होता है। तो बच्चों क्या वर्किंग रूल है? सबसे पहले आप इक्वेशंस को में जो भी टर्म दे रखे हैं, अगर कोई कांस्टेंट टर्म राइट हैंड में भी दे रखा है तो उसको लेफ्ट हैंड में दे देंगे। उसके बाद आप सबसे पहले सेंटर ज्ञात करते हैं। सेंटर ज्ञात करने के लिए आप जो भी फंक्शन है आपका, बच्चों जो बाद में आए हैं उनके लिए रिपीट कर दूंगा मैं। जो भी आपका फंक्शन है वो x और y वेरिएबल का है। एक बार आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, एक बार आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। उन दोनों को 0 बराबर रख दोगे। माना आपने फंक्शन f माना है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव del f ओवर del x, उसे 0 बराबर रखोगे। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव del f ओवर del y, उसे 0 बराबर रखोगे। आपस में जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे मेरे भाई
तो आप वैल्यू प्राप्त करेंगे x1 y2 मतलब x और y की, जिन्हें आप x1 y1 मान लेंगे कि ये हमारे सेंटर है। अब आता है स्टेप नंबर 2। इस स्टेप नंबर 2 में बच्चों आप एक नया कांस्टेंट प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? न्यू कांस्टेंट प्राप्त करेंगे। नमस्ते। स्टेप नंबर 2 में बच्चों आप न्यू कांस्टेंट प्राप्त करेंगे। न्यू कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपके पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में बस सेकंड डिग्री के टर्म में प्लस कांस्टेंट जोड़ेंगे c1 और इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। क्या लिखा हुआ है? न्यू कांस्टेंट टर्म एंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू द सेंटर एज ऑरिजिन। मतलब आपके पास जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की ax² + by² प्लस आपका होता है 2xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 ये होता है। तो जो सेकंड डिग्री के टर्म है उन्हें तो सेम रहने दोगे और बाकी टर्मों के स्थान पर प्लस c1 बराबर करके क्या कर दोगे? 0। जहां c1 क्या बताया मैंने आपको, किसके स्थान पर रखा? सेकंड डिग्री के टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म उसमें आए, एक डिग्री का या कांस्टेंट टर्म, उनके स्थान पर आप क्या लिख दोगे? c1 लिख दोगे। भैया जहां आपको बताया गया है कि न्यू टर्म जो है या न्यू कांस्टेंट टर्म जो है c, वो किसके बराबर है? gx1 + fy1 + c के बराबर है। बच्चों इसने नोट करके लिखा है कि अगर ये c1 का मान 0 आता है तो फिर ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। मतलब जो आपका सेकंड डिग्री का टर्म है ax² + 2hxy + by² और प्लस c1 हो गया 0, तो ये जो आपका है आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अगले में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके अगले पेज पर लिखी हुई है। आपको किसी भी प्रकार की इक्वेशन है इस रूप में बनानी है ax² + 2hxy + by² = 1 के रूप में बनानी है। स्टेप नंबर 4 में आपको लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ कोनिक के अक्षों की लंबाइयां ज्ञात करनी है, वो इस इक्वेशन से ज्ञात करनी है बच्चों। यहीं के बाद आपको पता चलेगा ये इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। यहाँ तक का प्रोसीजर सेम होगा, यहाँ के बाद चेंज करेंगे, यहाँ तक दोनों का प्रोसीजर सेम होगा। तो आपकी जो इक्वेशन दिखाई दे रही है समीकरण में a - 1/r² b - 1/r² = h², जो क्वाड्रेटिक है किसमें? r²। इस समीकरण को जब हल करोगे तो आपकी समीकरण बनेगी r⁴ में। किसमें बनेगी? r⁴ को आप लिख सकते हो r²⁴ तो r² के लिए सॉल्व करोगे, r² के अगर मान आपके यहाँ से दो स्थिति हो सकती है, या तो सेम हो सकते हैं दोनों, मतलब प्लस के, माइनस के होंगे नहीं यहाँ, या तो प्लस के होंगे या फिर एक प्लस का और एक माइनस का होगा बच्चों। तो देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, if r1² and r2² are its roots and both are positive the conic will be an ellipse। अगर दोनों का साइन सेम है और दोनों ही प्लस के हैं तो इलिप्स होगा, 1 + 1 माइनस, तो आपका हाइपरबोला होगा। बस यहाँ के बाद चेंज होना है, यहाँ तक सेम। तो बच्चों यहाँ के बाद का प्रोसीजर आप सवाल में ही देखेंगे। इतना मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। एक सवाल करें बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तीन प्रश्न और 10 नंबर आपके पढ़ते हैं, लेकिन 10 नंबर लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ट्रेस द कोनिक, आप लिखेंगे यहाँ इक्वेशन ऑफ कोनिक। कोनिक की इक्वेशन क्या है बच्चों? f ये है आपका 36x² 24xy + 29 y² - 72x + 126y और प्लस बच्चों 81 आपका 0। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि देखना है कि कोई कांस्टेंट टर्म राइट हैंड में तो नहीं, सही है। तो
जो लेफ्ट हैंड में टर्म रह गए उनको आप एफ से नोट कर दोगे। लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना 36 एक्स स्क्वायर 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर माइनस 72 एक्स प्लस 126 वाई प्लस 81। अब बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में इस सेंटर फाइंड करना है। टू फाइंड सेंटर, स्टेप बाय स्टेप सवाल कर रहा हूं बच्चों। सेंटर ज्ञात करना, टू फाइंड सेंटर। सेंटर ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि जो भी आपका फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 72x हो जाएगा और ये आपका 24y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 72x हो जाएगा। क्लियर? 72 केवल, ये 0 ये 0। अब आपको क्या निकालना है, डेल एफ ओवर डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट करोगे 24x हो जाएगा, 58y हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, नाउ वी हैव, हम रखते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0 रखते हैं इतना एंड फिर सॉल्व करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो रखते हैं बच्चों इसको 0, 72x प्लस 24y माइनस 72 इक्वल टू 0 और इसे रखोगे 24x प्लस 58y प्लस 126 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करनी है जरा पहले इसमें भाग कर दो 24 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो। तो ये 24 से भाग करेंगे, 24 की 72, 3x प्लस 1y माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसमें किससे भाग चली जाएगी आपकी, 2 से जाएगी केवल, तो 12x प्लस 29y और ये हो जाएगी 2 से भाग 63 इक्वल टू 0। अब बच्चों जरा देखना कि या तो आप x का गुणांक सेम कर लो या y का, किसी एक का कर लो। तो हम y का करें, अगर देखिए इक्वेशन इसको 3 मानो और इसको कितना मानो, 4 मानो। तो लिखिए इक्वेशन 3 गुणा कितना 29 और माइनस इक्वेशन कितना 4। इसमें 29 से मल्टीप्लाई करके सेम हो जाएगा ना, तो 29 दिया 87 87x और बच्चों ये हो जाएगा 29y और यहाँ फिर से 87 इज इक्वल टू 0। 12x प्लस 29y प्लस 63 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 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 जरा बात नहीं, ये 75x और ये माइनस 7 3 10 8 6 14 15 x इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 2 हुआ। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखी, मैं इसमें रख दे रहा हूँ 3 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखने पर 3 दूनी 6 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस 3। तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज करेगा सेंटर x1 y1, इससे नोट कर रहा हूँ मैं, x1 बराबर x कितना 2 और ये माइनस 3। इसका जो सेंटर हुआ कितना हो गया 2 माइनस 3। देखिए पैराबोला का और इनका प्रोसीजर सेम क्यों है, वो डिफरेंट क्यों है शुरू से, क्योंकि पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, इलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर होता है, इसलिए इलिप्स और हाइपरबोला का प्रोसीजर सेम है। बच्चों जब आप सेंटर निकालेंगे, देखो 2 माइनस 3 आया है, फिर आप निकालेंगे न्यू कांस्टेंट।
क्या निकालेंगे? न्यू कांस्टेंट। अगले स्टेप में न्यू कांस्टेंट, स्टेप नंबर 2। बच्चों मन से समझना, जरा सवाल लेंथी है लेकिन आता जरूर है। C1 फॉर्मूला क्या है इसके लिए? तो C1 = gx1 प्लस fy1 और प्लस c। तो आपके पास x1 है, y1 आपको पता है, gf और c1 निकालना है, जो कि आपको बहुत पहले से आना चाहिए। ये जो आपकी इक्वेशन होती है, दो घात की जनरल इक्वेशन जो होती है, उसका समीकरण जनरल में ये होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर। तो बच्चों सबसे पहले कुछ भी स्टेप वगैरह यार लिखने से पहले आपको ये लिख लेना चाहिए कि इस इक्वेशन की तुलना इतने से बनने पर a इतना, b इतना, c इतना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, यहाँ है आप लिख दोगे। देखिए a बराबर सबसे पहले देखिए क्या है 36, xy का गुणा 2h और यहाँ 2h कितना 24, h बराबर कितना 12 और b बराबर कितना 29, x का कोएफिशिएंट 2g और यहाँ 72, तो g कितना हो जाएगा -36, y का 2f और यहाँ y का 126, तो f कितना 63 और c कितना 81। इस तरीके से आपको शुरू में ही निकाल लेना चाहिए, नहीं बाद में बीच में लिखना पड़ेगा। अब देखिए g की वैल्यू कितनी है -36 है और x1 की कितनी है 2 है, f की वैल्यू 63 और y1 की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 81 है। -72 ये हो गया बच्चों और -3 3 और 3 6 18 प्लस 81। जरा देखना कितना हो जाएगा ये 9 2 11 8 7 15 में 16 माइनस का 261 का ये हो गया और प्लस 81 ये हो गया, एक से खत्म करो और ये 260 80 कितना हो गया आपका 180, साइन इसका माइनस। C1 जरा देखो यही आ रहा आपकी बुक में, यही है। अब C1 आपने न्यू कांस्टेंट निकाल लिया। अब नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में मेरे बच्चों आप लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² और प्लस c1 बराबर 0। जरा ये देखिए ये हमें नहीं ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1 का यूज करना है आपको, इसका 1 आपको ये वाली इक्वेशन इसलिए द इक्वेशन ऑफ कोनिक रिफर टू द सेंटर एज ऑरिजिन इतने बार बार बच्चों। हाँ भाई जरा देखना ध्यान से, यहां आप लिखोगे टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या लिखना अगले स्टेप में? टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ज्ञात करने के लिए आपको क्या यूज करना है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब मैंने आपको क्या बताया था उस समय कि आप के जो सेकंड डिग्री के टर्म है, सेकंड डिग्री के टर्म कौन कौन से हैं? ये वाले इन वो तो जो लिखोगे और बाकी सब के स्थान पर जो नया कांस्टेंट है उसको लिखोगे और फिर उसको सरल करके किस रूप में लाना है? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था उस रूप में आपको लेकर आना है। मैं यहाँ लिख दूं कैपिटल AX² 2hxy
प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इस रूप में लेकर आना है उसको। कैपिटल ए का मान निकालना है, एच का निकालना है और कैपिटल बी का निकालना है। तो बच्चों किससे निकलेगी ये? ध्यान से सुने, टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है उसमें सेकंड डिग्री के टर्म सेम रखने हैं और प्लस न्यू कांस्टेंट जो आपका निकला है वो यूज करना है। अब जरा देखिए, तीनों टर्म लिख दीजिए। 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² और C1 का मान -180 है। इस 180 को उधर भेजोगे, 24xy 29y² इज इक्वल टू 180। डिवाइड करो बच्चों 36 से। ये 180 बटे में 1 आना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखवाई है ये राइट हैंड में 1 गुना, 1 गुना के इससे भाग करूंगी, 180 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 5। तो 1/5 x² और 24 से भाग करी तो कितना आया 2/15 xy और 29 से भाग की भाई कुछ भाग नहीं जा रही तो 22² बटे 180 बटे 29 अगर भाग नहीं जा रही तो, या फिर ऐसे ही रहेगी। हाँ 29 बटे 180 और 22² इक्वल टू 1। और बच्चों इसको आप लिख दोगे इक्वेशन नंबर 5। आप फोटो क्लिक कीजिए बहुत जल्दी, बहुत जल्दी फोटो क्लिक करो बच्चों। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ किताब से। अभी तक के तो स्टेप समझ में आ रहे होंगे, आगे के समझ में नहीं आएंगे आपको। आवाज बंद कर लो भाई बच्चों, बिल्कुल जरा देखें आगे बढ़ते कर दो बच्चों ना। बच्चों इस सवाल को होने के बाद इससे पिछले जितने सवाल रह गए ना वो तो तुम्हारे इससे ही हो जाएंगे, आप स्वयं कर लो। हाँ उसके लिए भी बताओ, सब बच्चों का इंतजार किया था मैंने, एक बार बता दिया था। लगभग सब आ चुके हैं, अभी रिपीट जोड़ूंगा। जरा पहले इस सवाल को पूरा कर लेते हैं तब रिपीट करूंगा। देखिए बच्चों, तो अब इसकी जो तुलना करेंगे हम इससे करेंगे जो जनरल इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 5 टू इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू a की वैल्यू जरा देखिए कितनी है 1/5 और 2h बराबर 2/15 h इक्वल टू 1/15 और b की वैल्यू कितनी बच्चों 29/100। इसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है, हेडिंग डालोगे आप टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। हेडिंग डालोगे स्टेप में टू फाइंड द स्टेप 4 है, सॉरी स्टेप नंबर 4 और लिखोगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। सेमी एक्सों की लंबाई निकालना है इस स्टेप में। अर्ध अक्ष जो
इलिप्स बना है, इलिप्स में x होते हैं दीर्घवृत्त लंबवक्ष, तो अर्ध दीर्घवृत्त की लंबाई और अर्ध लंबवक्ष की लंबाई। जो टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, उसके लिए आपको ये इक्वेशन रखनी है। तो देखिए वी हैव द इक्वेशन a minus 1 upon r square b minus 1 upon r square is equal to capital X। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/5 माइनस 1/r स्क्वायर, b की वैल्यू 29/180 माइनस 1/r स्क्वायर, और h क्या है आपका 1/15, तो 1/200 सॉल्व करना। सॉल्व करने का कोई शॉर्ट तरीका तो है ना, इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले मल्टीप्लाई करो एलसीएम वगैरह लो। देखिए r स्क्वायर माइनस 5/5r स्क्वायर, और ये 180r स्क्वायर, ये 29r स्क्वायर माइनस का 180, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/225। अब जरा देखना, अब बस मल्टीप्लाई करो, 29r की घात 4 माइनस 180r स्क्वायर माइनस 29 पंजे कितने हो जाएंगे 145, 5 ने 45 और 5 में 10 4 14 145r स्क्वायर और प्लस 900। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब आप इधर करोगे, अब बहुत रीच की आएगी गुणा करके, तो ये पहले ही सिंपल कहाँ से हो जाएगी, यहाँ 29 से भाग चली जाएगी क्या इसमें, सिंपल कहाँ से कर लोगे बता, किसी संख्या से गुणा हो रही है, भाग हो रही है क्या इसमें, सिंपल नहीं हो रही बच्चों, डायरेक्ट सिंपल जब हो जाती जब यहाँ 29 से इसमें भाग हो रही होती। चलो जैसी भी है करो, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, हाँ ये हो जाएगी आपकी, इस पास से इसको काट दो, अभी इसका कुछ तो किया है हमने, बस इसी की तो मल्टीप्लाई किया भी केवल, तो 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 और 20 और 5 में 45, 49 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 5 और 20 और 5 5 25 45 आएगा, और अब ये हो जाएगा सॉल्व आपका, तो ये 45 से कट जाएगा कितने बार 4 बार, तो यहाँ कितना बचा 4r की घात 4, जो इधर बन जाएगा 4r की घात 4, और ये 229 खत्म हो गया आपका। अब देखिए जरा क्या करना है, इसको इधर बुलाना है, 29r की घात 4 माइनस 4r की घात 4 माइनस ये इन दोनों को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 225, 225 नहीं आपका ये 145 है, 5 8 4 12 और ये हो जाएगा 325 r स्क्वायर प्लस 900 और इक्वल टू 0। अब इसमें से घटाओ 25 r की घात 4 माइनस 325 r स्क्वायर प्लस 900 इक्वल टू 0। देखना क्या 25 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, 25 रहेगा, 25 थी 75 इसमें जा रही है, इसमें भी जा रही है, 25 थी 75 और कितने बचेंगे 15 और 150 25 का 150, ठीक है। तो बच्चों r की घात 4 माइनस 25 सेकंड 25 और ये हो जाएगा 25 थी 75 13r स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका 25 थी 75 15 25 का 150। अब देखना 36 के ऐसे फैक्टर 9 चौक 36, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं r स्क्वायर बराबर कितना 9 और 4 9 4 13 9 36। मुझे ये बताइए
आर स्क्वायर के दो मान आए हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ तक सवाल सेम रहना है बच्चों, इलिप्स का हाइपरबोला। पैराबोला के लिए मैं बता दूंगा शुरू में ही कैसे चेक करना है। अभी सिर्फ आप सीख रहे हैं इलिप्स की, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला यहाँ तक सेम है, एक ही तरीके से करना है। अगर दोनों का साइन प्लस प्लस आए तो इलिप्स, एक प्लस एक माइनस आए तो हाइपरबोला, दोनों का माइनस आए करना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखोगे, तो एक को लिख दो r1 स्क्वायर लेफ्ट लॉग और r2 स्क्वायर इक्वल टू हो। अब देखिए जरा क्या लिखोगे, सिंस इक्वेशन, ये इसको क्या नाम दे बच्चों, 6 इक्वेशन 6 गिव्स, देती है 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज। कैसी वैल्यू, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज। अगर बच्चों ये सेम वैल्यू देगी तो ये सर्किल हो जाएगा, क्या होगा, सर्किल होगा। और सर्किल अगर होगा तो शुरुआत में यहाँ ये वाला टर्म नहीं होगा और ये दोनों सेम होंगे, और सर्किल की ट्रेसिंग आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 3 ट्रेसिंग है, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, जिसमें से 100% एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये समझ लीजिए। डिस्टेंस वैल्यू, सो द गिवन कोनिक, दिया गया जो कोनिक है वो रिप्रेजेंट करता है एन इलिप्स। बच्चों आवाज में, दिया गया जो कोनिक है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। फोटो खींचिए जल्दी। अब हम लंबाइयां ज्ञात करेंगे। लंबाइयां भी अभी हेडिंग यही चल रही है, अभी निकली ना, बस निकलने वाली है बच्चों। एक काम करो, उसे बंद करो, बेशक पीछे वाला एक पंखा चला लीजिए, ये तो उससे भी ज्यादा आवाज कर रहा है। रहने दो, याद है तो उसे ही चला दो, चला दे भारत, उसे ही चला दो। बच्चों फोटो खींच लिया, तो अब मुझे ये बात बताओ, तुम्हें ये पता चल गई कि ये इलिप्स है, तो इलिप्स में अक्षों के नाम क्या क्या है। एक नाम है दीर्घ अक्ष और एक नाम है लंब अक्ष, और हमें ज्ञात क्या करना है, सेमी एक्सिस की लंबाई, मतलब अर्धअक्ष और अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। अब यहाँ आप लिखोगे, इम्प्लाइज करेगा लेंथ ऑफ सेमी, मतलब अर्ध मेजर दीर्घ एक्सिस। अभी जो हमने दो मान निकाले, R1 का बढ़ा लिया R1 स्क्वायर या R2 स्क्वायर बढ़ा लिया, उसमें R1 स्क्वायर बढ़ा लिया, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा 2R1। कितना हो जाएगा, 2R1, क्योंकि हमने R1 स्क्वायर लिया है, उसका वर्गमूल करना है। तो फॉर्मूला आप ये ध्यान रखोगे, 2R1। तो बच्चों R1 स्क्वायर था कितना, 9, वर्गमूल करोगे 3, तो कितना हो जाएगा, ये 6। तो जो आपका सेमी मेजर एक्सिस हो गया 6 हो गया। अब आपको लिखना है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, माइनर कह रहा हूं बच्चों लघु को, 2R2। बच्चों R2 स्क्वायर कितना था, 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, इतनी यही क्या देखना जरा, 6 और 4 यही। लेंथ ऑफ द मेजर, एक मिनट बच्चों, R1 स्क्वायर, हाँ गलती कर दी हमने, A स्क्वायर और B स्क्वायर, तो इनका वर्गमूल करके तो लिख देते हैं हम, और 2 से गुणा कर देते दीर्घ अक्ष। ये बच्चों टोटल की निकली है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। आपने सेमी हटा दी, अगर आपको
सेमी का करना है तो ये जो हमने 2 से मल्टीप्लाई की है 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी निकलेगी और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हाफ की निकलेगी। हमने हेडिंग क्या लगवाई थी, एक बार ये कंफर्म करवाओ, सेमी लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हेडिंग में टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्या लिखवाई थी, सेमी लिखवाई थी। उस हेडिंग से सेमी काट देना, क्या काट देना, सेमी काट देना, बस ये लिखना है आपको। अब बच्चों अगले स्टेप में आपको 2 इक्वेशन निकालनी है। एक तो इक्वेशन निकालनी है मेजर एक्सिस की और एक इक्वेशन निकालनी है माइनर एक्सिस की। तो बच्चों अगले स्टेप में आप लिखोगे, स्टेप क्या हो गया ये 5वां, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की इक्वेशन ज्ञात करना। तो बच्चों मेजर एक्सिस की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है a माइनस 1 अपॉन r1 स्क्वायर, आवाज नहीं बच्चों, x प्लस hy इक्वल टू 0। बात 1 देखिए, इट इज गिवन बाय द इक्वेशन। बच्चों ध्यान से सुनो, इक्वेशन यही है, ये जनरल इक्वेशन, मेजर एक्सिस की निकाल लो या माइनर एक्सिस की निकाल लो। और मेजर की कब निकलेगी, जब यहाँ r1 स्क्वायर लिया जाए जो हमने बड़ा माना है। अगर बड़ा हम r2 स्क्वायर को न मानते तो मेजर के लिए r2 स्क्वायर, मतलब जो भी बड़ी लेंथ है हमारी उसको लिखना है। अब हमने बड़ा माना r1 स्क्वायर तो r1 स्क्वायर, और जब माइनर निकालना है तो इसी में r2 हो जाएगी। तो जरा मुझे बताना ए क्या था, देखकर अपने बोर्ड से नहीं, और 1/, और 1/9, r1 स्क्वायर का मान 9 था, h की वैल्यू 1/50 बाई इज इक्वल टू क्या, सॉल्व करते हैं, 9 बन जाए 45, 9 5 x 1/15 बाई इक्वल टू 0। बच्चों ये कितना हो गया, 4 45x प्लस 1/15 बाई एलसीएम कितना 45, तो ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या प्राप्त हुआ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या भी नाम दे दें, अब मैं एक इक्वेशन आपकी बुक से लिख दूं डायरेक्ट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। स्टेप अगले है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लंबाई ज्ञात करना। बच्चों डायरेक्ट लिख दूं, देखिए आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, या r2 करके लिखोगे और कैलकुलेशन जब सरल करोगे तो बच्चों आपके पास हो जाएगी ये, नहीं बच्चों इसने डायरेक्ट लिख दिया है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 3x माइनस 4y और इज इक्वल टू 0, ये आएगा आपका, आएगा। लेकिन अभी आपको एक काम और करना है, इस मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन में सेंटर रेफर करना है इसमें। ये जो है ऑरिजिन पर है, इस पर है ये, लेकिन आपका जो इलिप्स चल रहा है उसका सेंटर तो ऑरिजिन नहीं है, उसका सेंटर क्या है देखिए जरा, 2, -3। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप सेंटर पर रेफर कीजिए। द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस रेफर टू द सेंटर एज ऑरिजिन इज। तो बच्चों क्या लिखोगे, नाउ वी रेफर्ड, इस इक्वेशन को क्या माना 7, इसको क्या माना 8। नाउ वी रेफर्ड, अब आज मैं इक्वेशन 7 एंड 8 दोनों को एज द सेंटर, ठीक है, सेंटर पर एज मत लिखो, एट सेंटर लिखो। और सेंटर क्या है आपका 2, -3, और उसमें 100, और सेंटर लिखो क्या 2,
3। सो पुटिंग x बराबर x माइनस का 2 और y बराबर y माइनस और माइनस पॉइंट माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर x माइनस 2 और y बराबर y प्लस 3। इसमें रखने पर इन इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एट सेंटर 2 माइनस, ये जो इक्वेशन आई है ये आई है ओरिजिन पर 0, पर, जबकि इसका ओरिजिन सेंटर 0 0 नहीं है, तो अब जो हमें प्राप्त होगी इक्वेशन मेजर एक्सिस की किसको प्राप्त होगी, सेंटर पर, तो x के स्थान पर रख दो x माइनस 2, हाँ ये रहे 4 है, 4x प्लस 2 प्लस माइनस 2 और ये प्लस 3 और y प्लस कितना 3 इक्वल टू 0, तो ये 4x प्लस 3y माइनस 8 प्लस 9 प्लस का माइनस 8 दिया 8 3 दिया 9। ये है बच्चों मैंने आपकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन, इसको लिख दोगे 10, अब लिखोगे 9, अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। बच्चों फोटो क्लिक करोगे जल्दी कीजिए। बच्चों अगर आप पेपर में ये सवाल करना चाहते हैं इस तरीके का, तो आप प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 4 सवाल होगी। चलिए बच्चों, जब मुझे ट्रेसिंग बनानी होगी ना तो सभी पॉइंटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेन पॉइंटों को अपने कॉपी पर कर लेना है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, आपको ही बताने हैं। देखिए जरा, आप क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस एट द सेंटर। तो बच्चों क्या है, 3 x के स्थान पर x प्लस 2 माइनस 4, अरे माइनस 4 और y के स्थान पर y प्लस 3। सॉल्व करते 3x माइनस 6 माइनस 4y माइनस 4 दिया 3x माइनस 4y माइनस का 18 इक्वल टू 0, 3 से भाग करो नहीं जाएगी, इतना ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 10। बच्चों मेन काम सब हो चुके हैं, आपके पास इक्वेशंस भी हैं मेजर और माइनर एक्सिस की, सेंटर भी है, सब कुछ है आपके पास। अब आपको ये निकालना है कि ये जो मेजर और माइनर एक्सिस हैं अक्षों को कहाँ काटते हैं। ये जो आपका जनरल इक्वेशन है कोनिक का, ये x अक्ष को और y अक्ष को कहाँ काटता है। अब ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट याद करने हैं। बुक में कुछ नहीं लिखा होगा, बुक में डायरेक्ट काम कर दिया गया होगा, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। खाली इन्हीं पॉइंटों से काम नहीं चलेगा। क्या स्टेप हो गए ये बताओ मुझे अब तक, क्या 6 स्टेप 7 लिखोगे, आवाज नहीं। स्टेप नंबर 7 में लिखोगे आप IB इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस अक्षों के विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस। एक्सिस कौन से, कोऑर्डिनेट एक्सिस विद मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो बच्चों पहले किसके साथ निकाले, मेजर एक्सिस के साथ। तो इसमें फिर फर्स्ट सेकंड बनाएंगे। एक काम करें,
बस एक लिखें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस विद मेजर एक्सिस, ये लिख लेना। फिर ए और बी बनानी पड़ेंगी इसमें भी ये भी दो बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट एलोंग, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना, एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एलोंग कर रहे हो, पुट बाई और जीरो किसमें, मेजर एक्सिस की इक्वेशन सेंटर वाली ये है ना, पुट y और 0 इन इक्वेशन नंबर 9। 4x ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 बटे 4। तो आपका एक पॉइंट लिया हमने माइनस 1 कॉमा माइनस 1 बटे 4 कॉमा 0। अब लिखोगे नंबर 2 एलोंग y और 0। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ एलोंग y और 0 नहीं, एलोंग बाई एक्सिस। तो पुट x बराबर 0, x बराबर 0 किस में, इक्वेशन नंबर 9 में। तो बच्चों x बराबर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 बटे 3। तो b हो जाएगा 0 माइनस 1 बटे 3। अब ऐसे ही हमें निकालने हैं आई पी ऑफ एक्सिस विद माइनर एक्सिस। स्टेप 8 लिख दें हम, स्टेप नंबर 8 आई पी ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद माइनर एक्सिस। देखिए माइनर एक्सिस नंबर इसमें भी नहीं का सही नहीं डाली, विशाल निकालना भाई दोबारा से वही। तो सबसे पहले लिखोगे एलोंग एक्स एक्सिस, तो पुट y बराबर 0, माइनर एक्सिस कौन सी, इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 10, और y बराबर 0 हम डालेंगे, इस रखेंगे इसमें। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a डैश लिख दे रहा हूँ मैं 6,0। नंबर 2 एलोंग बाई एक्सिस, तो पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 10। अब x बराबर 0 रखोगे इसमें तो 4y माइनस 1 और बराबर कितना 18। y का मान 9 बटे 2 लिख दूं माइनस का, तो भैया भरत b डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 बटे 2। क्लियर। अब कोऑर्डिनेट इसके रह गए, इस कोनिक के रह गए। सबसे ज्यादा जो टिपिकल ट्रेसिंग है वो है पैराबोला की। सबसे ज्यादा स्टेप, सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है उसमें, सबसे कम इलिप्स की, फिर हाइपरबोला की। हाइपरबोला में और इसमें स्टेप सेम है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। क्षेत्र खींचने का प्रोसीजर चेंज है उसमें, स्टेप सेम है। देखिए अब लिखोगे स्टेप नंबर 9 बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। और एक और बात बताऊं मुझे भी, सबसे ज्यादा जो चित्र बनवाया है एग्जाम में पैराबोला का ही बनवाया है। इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये समझ जाओगे। इसमें नंबर 1 बच्चों 9 स्टेपों में सवाल पूरा होता है ये 10 में, चित्र 10 में बनता है एलोंग एक्स एक्सिस। तो पुट y बराबर 0 इन द गिवन कोनिक GC, गिवन कोनिक y बराबर 0 रखिए। चलिए 36x² माइनस 72x प्लस 81 इक्वल टू क्या 0। भाग चली जाएगी क्या, 9 से चली जाएगी। 9 चौक 36, 4x², 9 3 72 और 9 ने। देखिए जरा x के मान आपको फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट 9 चौक 36, 36 के से गुणनखंड होंगे नहीं, तो जोड़कर 8 आ जाए तो 7।
बिल्कुल पर्दे को सही कर दो। माइनस बी माइनस माइनस प्लस 8 है 64 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 4 16 16 नंबर 144 तो बटे कितना 200। मुझे एक बात बताइए इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव? अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो उसमें तो आपने क्या पढ़ा है, इस x के मान इमेजिनरी आएंगे, कैसे आएंगे इमेजिनरी। अगर x के मान इमेजिनरी आए तो इसका मतलब जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कोनिक x अक्ष को कट नहीं करेगा, कट करता तो रियल पॉइंटों पे कट करता, रियल पॉइंट हमें कोई प्राप्त नहीं हो रहा, इमेजिनरी पॉइंट प्राप्त हो रहा है। इमेजिनरी होता था भाई सिर्फ मन की कल्पना होती है, समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे, तो इम्प्लाइज करेगा x इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, सो कोनिक डज नॉट इंटरसेक्ट, कोनिक जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसको, एट x एक्सिस, x एक्सिस पर। अब नंबर 2 उसमें along y axis put x बराबर 0, x बराबर 0 रख दो, 29y स्क्वायर प्लस 126y प्लस 51। देखिए क्या सॉल्व हो जाएगा, नहीं ये पूरा ही निकालना पड़ेगा। 29 की 81 में थोड़ा करके जोड़कर 126 आएगा क्या, नहीं आएगा। 9 1 10 8 10 नहीं आएगा। सीधे धारा में से यूज करें या कोई फैक्टर वगैरह हो जाए, नहीं होगी। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 126, यहाँ माइनस है, माइनस 126 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 126 का वर्ग माइनस 4a, a का मान 29 81 और बटे 2a। बच्चों मुझे जरा एक बार करो 126 का 126 की गुणा, लड़के करो 126 की 126 में गुणा, और लड़कियां कीजिए इसकी गुणा 4 गुणा 29 गुणा 100 है। बुक से ही लिख दे। चलो बताओ कितना आ रहा है, y का मान माइनस 0.8 और 3.6, ये 2 आ रहे हैं। चलो तो बच्चों इसका मतलब इमेजिनरी नहीं होगा, ये बड़ा होगा इससे और बड़ा होगा तो इसमें से घटाऊंगा प्लस आएगा मान रूट के अंदर, इसलिए ये 2 मान आ गए बाई में। और जब बच्चों बाई के 2 मान आए तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास जगह तो है नहीं भाई, क्योंकि ये कब है जब x का मान 0 है, तो 2 मान हो जाएंगे। देखिए अपने आप लिख दोगे इन्हें, क्या लिख दोगे 0, माइनस 0.8 0, माइनस 3.6 नाम डालकर जो भी BCD जो भी डालो वो डालना। तो जरा बच्चों चित्र बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है, सब कुछ है। अब हमें चित्र बनाना है, मुश्किल भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कॉपी पर 20 से 25 मिनट में बना देते हो, और 20 से 25 मिनट में अगर 10 नंबर मिल रहे हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं। और पेपर में सवाल जो आता है बड़ा आता है ये मानो, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी होती है उसकी क्या बहुत आराम से होती जाती है। हाँ तो पैराबोला का केस दूसरा है, शुरू से ही चेंज होगा। देखिए अब पैराबोला का केस चेंज है शुरू से, ठीक है। पहले इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे, उसके बाद पैराबोला में स्टार्टिंग ही चेंज करेंगे। बच्चों ये सभी थ्योरेटिकल पॉइंट समझ में आए या नहीं? पेपर में सवाल 10 नंबर का है, यदि आप यहाँ तक करते हैं और चित्र नहीं बना पाते हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाते हैं, 3 नंबर चित्र पर काट लिए जाते हैं।
ये बताओ पहले, ये सब पॉइंट कहाँ से बताओगे मुझे? कॉपी पे नोट वगैरह कर लिए हैं? ठीक, देखिए अब यहाँ आप अपने स्टेप लिखते जाना। चित्र बनाने में सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना, पहले समझोगे, उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा। बच्चों जब 1 घंटे का लेक्चर होता है ना, तो ये सवाल अधूरा रह जाता है, चित्र नहीं बन पाता इसका। चलिए, सबसे पहले जब आप इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो आपको सेंटर देखना होगा। सेंटर कहाँ, सेंटर लगाना होगा। सेंटर क्या है मुझे बताइए, सेंटर क्या है? 2,-3। किस क्वाड्रेंट में जाएगा विशाल 2,-3? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? किस में जाएगा 2,-3? फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं? मतलब का यहाँ में भी कुछ मतलब है? 2,-3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये पूछ रहा हूँ। चौथे में, लास्ट वाले। इन बातों पर गुस्सा आ जाती कभी कभी मुझे। देखिए, सबसे पहले ये बताइए, जब आप ट्रेसिंग करोगे तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कितना आया है? पॉइंटों में 4, 5, 8, 10, 50 कितना पॉइंट है मैक्सिमम? मैक्सिमम पॉइंट कितना आया बड़े से बड़ा? जैसे आपने एबीसीडी जो निकाले हैं, एक्स वाई का मान 5, उसी हिसाब से आपको पॉइंट लगाने हैं। 5 है, 1, 2, इतना मान लो बड़ा बड़ा है, 6। हाँ तो अभी इतना ही मान लो। 2,-3 कह रहे हो आप बच्चों। इसका जो सेंटर होगा यहां होगा। अब एक बात बताइए, अक्ष जो होती है हमेशा, अब अक्ष क्या हो गए इसमें? एक तो अर्धाक्ष, एक लघु अक्ष, है ना? मतलब एक तो हो गया एक्स अक्ष, एक हो गया वाई अक्ष। इलिप्स मेन क्या होता है? जनरल ये वाला होता है या ये होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष अर्धाक्ष और लघु अक्ष होते हैं। ये उस समय होते हैं भाई भरत कुमार, जब सेंटर 0,0 होता है। ठीक है, सेंटर 0,0 तो नहीं है। अब एक तो एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, एक हो गया अर्धाक्ष और एक हो गया मतलब लघु अक्ष और एक हो गया दीर्घ अक्ष। तो लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष जो होते हैं हमेशा सेंटर से होकर जाते हैं। अर्धाक्ष या ये कहो कि जो लघु अक्ष की इक्वेशन होती है वो माइनर एक्सिस होती है, दीर्घ अक्ष जो इक्वेशन होती है वो मेजर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमेशा सेंटर से होकर जाती है। तो पहले नंबर पर आपका काम सेंटर लगाना और दूसरे नंबर पर काम है आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को खींचना। ठीक है, या पहले नंबर पर मेजर और माइनर एक्सिस खींच लो, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आए वही आपका सेंटर कहलाएगा। उसी को लिख दो कि ये सेंटर है और इसका मान वही है जो तुम्हारा आया है। अब एक एक करके लगानी है। पहले आपको खींचनी है मेजर एक्सिस। क्या खींचनी है? मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस बच्चों जब खींचेगी तो अक्षों को तो कहीं ना कहीं काटेगी। मेजर एक्सिस को कैसे खींचे? ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, कैसे खींचे? वो इसीलिए हमने निकाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ध्यान से मुझे देखकर बताएं, जिसने भी फोटो क्लिक किए हैं या लिखे हैं, मेजर एक्सिस एक्स अक्ष को कहां काट रही है? मेजर एक्सिस एक्स अक्ष को किताब में देखूं तो किताब में कुछ नहीं है, डायरेक्ट चित्र बना हुआ है। -1/4 क्या लिखा? -1/4 कॉमा 0 और मेजर एक्सिस 0, इतना ही है बाई एक्सिस के लिए। मतलब इन दोनों पॉइंटों पर आपकी मेजर एक्सिस अक्षों को काट रही है। इसको एक्स अक्ष पर और यहाँ वाई अक्ष पर। इसमें बोर्ड पे थोड़ी होंगे, तो मिट चुके होंगे ना एक बार।
है? एक रहेगा बी लिखो। अच्छा ये लिखा हुआ है, चलो तो 0 तो कि सेंटर तो ये है आपका, लिखिए 0, -1/3 में। यहाँ एक बात आपसे कहूंगा, पेपर में जब काम करो तो आपके पास कोई पैमाना होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, भला ही पेंसिल पक्की यूज करो, लाइन पैमाने से नाप कर खींचनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ आपने एक इतना माना है और अगली बार एक इतना मान लिया तो निश्चित रूप से चित्र गलत बन जाएगा आपका। लेकिन हम तो भाई अपना एडजस्ट करेंगे, बोर्ड है हमारे पास, पैमाना वगैरह नहीं। तो अब हमारे पास आपने बताया -1/4,0 पर निशान लगाइएगा। देखो एक हमने इतना माना है लगभग 1/4, इसका चौथाई, आधा यहाँ, चौथाई लगभग यहाँ हो जाएगा। बच्चों एक्स अक्ष को यहाँ काट रही और वाई अक्ष को -1/3। -1/3 क्या है, इससे थोड़ा सा ही तो ज्यादा होगा, माइनस लगा हुआ, माइनस न लगा होता तो कम होगा। तो बच्चों थोड़ा सा लगभग ये कर दिया मैंने यहाँ, ये पॉइंटों के नाम भी लिखे थे क्या हमने, इसका क्या लिखा था है और इसका डी, तो ये ए लिख दो और इसको डी लिख दो। अब बच्चों देखना ये बिल्कुल एक सीध में पॉइंट मिलाने हैं। ठीक है जी, लगभग जैसी भी किसी है। ये कौन सी एक्सिस है, मेजर एक्सिस है। ध्यान रखोगे पहला स्टेप मेजर सेंटर लगाना, फिर मेजर एक्सिस लिखना। अब नंबर अगला माइनर एक्सिस। ऐसे ही माइनर एक्सिस के पॉइंट देखिए क्या है, लिखे हुए हैं। एक तो 6,0, एक 0,9, तो 6,0 लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6। इसको क्या माना है हमने, a डैश, और b डैश 0, -9/2, -9/2 का मतलब 4.5। देखो ये कितना था आपका, 3 था, 3 पर ही तो लगाया है, 4 5 4.5। अगर ये बिंदु सही है बच्चों, आपने जो भी लगाई है, तो ये तीनों एक सीध में मिलेंगे। अगर सही है तो एक सीध में जब मिलेंगे जब सही नहीं लगे आपके नाप करने लगेंगे। भाई अब हम तो यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर 19-20 हुआ तो उसे कर लेंगे। देखो थोड़ा सा था, ये कर दिया, ये सेट कर रहा है आपका। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, खिंच गई, मेजर भी खिंच गई, माइनर भी। स्टेप नंबर 1 चित्र बनाने के लिए सेंटर लगाना, फिर मेजर एक्सिस खींचना, इंटरसेक्शन है, हाँ वो मेजर एक्सिस खींचने में ही आ जाएगा। मेजर एक्सिस ड्रॉ करना, और नंबर 3 माइनर एक्सिस। ये एक्सिस अभी तो ड्रॉ होंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट लगा लोगे। और इसके बाद बच्चों अब ये निशान लगाना कि कोनिक जो है एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को कहाँ कट कर रहा है। निशान लगाना, कोनिक एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को कहाँ कट कर रहा था। आई पी इंटरसेक्शन पॉइंट लगाना, किस किस के, कोनिक और एक्सिस के, कोनिक और एक्सिस के आई पी लगाना। तो कोनिक शायद एक को तो कट ही ना कर रहा था, एक्स अक्ष को तो कट ही नहीं कर रहा था, वाई को कट कर रहा था। कहाँ कट कर रहा था, -0.8 और -3.6। तो -0.8 तो बच्चों बड़ा छोटा सा ही होगा, बड़ा छोटा सा नहीं, एक से कुछ कम होगा। रोहित कुछ कह रहे हैं, ये इमेजिनरी आ रहा है। हाँ यहाँ 8 तो आएगा, 64 कहाँ, यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ 8 आएगा
है, ये मेरी मिस्टेक हो गई है, माइनस वाइस होना चाहिए, लेकिन इससे कोई इसका अंदर इफेक्ट नहीं पड़ा, ये मेरी। तो बच्चों बाई एक्स ओवर कर रहा है और किन बिंदुओं पर, -0.8 पे और -3.6, मतलब दोनों एक्स एक्स से नीचे ही, और -0.8 बच्चों एक से कुछ कम, 8 अगर मेरा यहाँ लगभग इतना, तो -0.8 लगभग यहाँ हो जाएगा। तो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ है एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको नाम क्या क्या दिए हैं, नाम भी तो दोगे कुछ, जितने नाम आपका दे दिए उससे आगे ई डबल डैश दूं, ए डबल डैश, चलो जो भी देना हो, ए डबल डैश ये हो गया आपका। और बच्चों -3.6 क्या दोगे नाम, 3 ये है, 4 ये है, और 3.6 लगभग ये ले लो आप, इसको क्या नाम दोगे, ए डबल डैश ये है, बी डबल डैश। अभी भी आपके पास कुछ रह गया, अब क्या रह गया, अब आपको अक्षों की लंबाइयां लगानी है। हिमांशी जरा मुझे ध्यान दिलवाओ, मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी थी, मेजर एक्सिस की लंबाई शायद 6 थी, मेजर एक्सिस की देखो 6 और 4 4 माइनस 6 मेजर की। तो सेंटर क्या करता है, किसी भी मेजर अक्ष को माइनर एक्सिस को दो भागों में इनको बांटता है, आधी एक तरफ आधी एक तरफ। तो मेजर एक्सिस ये है और ये माइनर एक्सिस। अगले स्टेप पे लगाओ, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर, इन दोनों को कट करके लगाना, यहां से यहां तक मेजर, यहां से यहां तक माइनर। मेजर थी 6 से भाग करो 2 की 3 हो गई, तो 3 एक तरफ हो जाएगी, सेंटर से 3 एक तरफ हो जाएगी, सेंटर ये मेजर एक्सिस से 3 आपको लगाओ निशान, 1 2 और ये 3। बच्चों निशान अगर आपके सही नहीं लगे हैं तो भाई निश्चित ही सवाल आपका गलत आएगा। एक दो तीन, तीन इधर लगाओ, 1 2 3। तो ये बाकी के हटा देने हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके पास सबसे जरूरी वो होना चाहिए पैमाना, बड़े वाला जो कम से कम 1 फुट वाला आता है, इतना 1 फुट का आता है, ये वाला। और ये मतलब जो मेजर एक्सिस है आपका बच्चों, वो यहां से यहां तक है। ठीक, नाम डाल सकते हो इसको, ई और एफ नहीं लिया क्या अभी हमने, इसको ई डाल दिया और इसको एफ डाल दिया। ये वाला बी है, ये ई है, माइनर 4 है, तो इधर और 2 इधर। अब आपके मेन पॉइंट जो है उनको इंगित कर रहा हूं, जिनको लेकर आपको चलना है। कौन कौन से मेन पॉइंट, मेजर एक्सिस कहां से कहां तक है, माइनर एक्सिस कहां से कहां तक है, और जो कोनिक है वो अक्षों को कहां काट रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मेन पॉइंट है। तो ये तो 4 पॉइंट तो ये हो गए मेजर और माइनर के। अब कोनिक एक्स अक्ष को कहीं नहीं कट कर रहा, वाई अक्ष को कट कर रहा है भरत, यहां और यहां। आपको ये बिंदु इसको मिलाते हुए चलना है, और ये कहां पे आएगा, इसको मिलाते हुए, और फिर ये किसको मिलाते हुए आएगा, इसको मिलाते हुए, और ये किसको मिलाते हुए, इसको और इसको, और ये किसको मिलाते हुए, इसको। हो गया ये कंप्लीट लेसन उसकी पीरियड्स। तो मुझे ये बताइए आपके समझ में क्या आया क्या नहीं आया। सभी विद्यार्थियों की समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। एक बार इनको रिपीट कर दूंगा आपको क्या करना है कैसे करना है। फोटो क्लिक कर सकते हैं आप, और मेहनत करनी है सुनो बच्चों।
तैयारी करके आए अच्छे से। मैं जिस दिन तीनों हो जाएंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, उससे जस्ट अगले दिन एक की ट्रेसिंग करवा सकता हूँ किसी के लिए। पेंसिल, प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती, पैमाना की जरूरत पड़ती है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए, लेकर आए। रिपीट करना है क्या प्रोसीजर? समझ में आ गया सभी जगह? बच्चों 100% 3 सवालों में से एक की गारंटी दे रहा हूँ। देखिए अलग अलग सवाल क्या पूछे जाते हैं आपके इसमें से। एक अलग से पूछा जाता है कि सेंटर ज्ञात कीजिए इस कोण की। अब सेंटर पूछ रहा है तो इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। बस क्या करना है, जो इस सवाल में सेंटर जगह तक निकाला दो। कभी कभी पूछा जाता है कि इसके लिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की इक्वेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, नया कांस्टेंट मतलब जितने स्टेप यूज हुए हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए ये जो है कोण किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक हमने इलिप्स हाइपरबोला का प्रोसीजर होता है, दो तरीके। एक तरीका तो ये कि जहां तक आपको इसमें पता चला है, इसमें कहा जाएगा पता चला आर स्क्वायर को चेक कर लो कि यहाँ तक हमें पता चल गया, लिखें यहाँ तक ये इलिप्स है या हाइपरबोला है। तो जो एक शॉर्ट प्रोसीजर भी है, शॉर्ट प्रोसीजर क्या है कि आपकी जनरल इक्वेशन जो थी शुरू में, उस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 से अगर h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 आए, बुक में है आपके में निशान लगा दूंगा कि ये यहाँ से करना है, या तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो h स्क्वायर इज लेस देन ab, तो इलिप्स होता है। अगर h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab हो, या फिर ऐसे लिखा हो, आज बच्चों मेरी कमर में दर्द हो रहा था, मैं इसलिए परेशान हूं। h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन कितना, 0 से बड़ा, तो हाइपरबोला। और पैराबोला की पहचान h स्क्वायर माइनस ab बराबर 0 या h स्क्वायर बराबर, ठीक है, तब पैराबोला पहचान हो गई क्लियर। ये भी पूछ सकता है शॉर्ट में कि ये जो कोण है किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब दो तरीके से पूछता है बच्चों, खाली ये पूछता है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें फायदा है। और अगर ये पूछता है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा और उसके एक्सिस की लंबाइयां क्या है, मतलब मेजर एक्सिस की या माइनर एक्सिस की, या आपका हाइपरबोला है तो उसकी, हाइपरबोला में बच्चों हम संयुग्मी और अनुप्रस्थ अक्ष हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं संयुग्मी को कॉन्जुगेट एक्सिस और अनुप्रस्थ अक्ष को ट्रांसवर्स एक्सिस। उनकी लंबाइयां क्या है, तो फिर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप लंबाइयां नहीं ज्ञात कर सकते हैं। फिर कौन सा तरीका सही है, जो इस सवाल में यूज करवाया है। समझ में आ गया? तो सवाल जैसा पूछा जाए उसके हिसाब से आपको करना है। तो अब इसके छोटे छोटे जो प्रश्न है कौन कौन से हैं जो आपको करके लाने हैं, या मुझे जिसमें जो बताना है। E8 पेज निकालिए, E8 पेज निकालो, E8 निकल गया। पहला सवाल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन, कोने का सेंटर याद कीजिए, स्वयं करके लाओगे ना तब। बच्चों 8 नंबर 5 दिखाई दिया तो मैं असिम्प्टोट लिख रहा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है और 10 नंबर में कई बार पूछा गया है। छोटा सा है और 10 नंबर में भी पूछा गया ये सवाल जो आगे मैं निशान लगाने जा रहा हूँ नैन्सी, और 3 नंबर में भी यही सवाल पूछा गया है। आप आंसर उठाकर देखोगे तो क्या प्राप्त करोगे। बच्चों पहले निशान लगाओ E9 पेज पर, नेचर ऑफ कोनिक, कोनिक की नेचर दिखाई दे रही है, यही जो मैंने यहाँ लिखवाई है। इसमें अगले पेज पर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, 0 से बड़ा तो ये, 0 बराबर तो ये, 0 से छोटा है तो ये, और बी में भी कुछ और स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो इसको पढ़कर लाना है आपको। असिम्प्टोट का तो मैं सवाल ही बताऊंगा, प्रोसीजर नहीं पढ़ना।
ये प्रोसीजर पढ़ना है कोनिक। बच्चों E10 पेज निकालो, E10 पेज। तो दोनों पार्ट पढ़ने हैं इसके, नेचर ऑफ कोनिक के ए बी और बी बी। बच्चों E10 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1 स्वयं करके लाना है, एग्जाम्पल नंबर 2 स्वयं करके लाना है, और आर्टिकल नंबर 7 का काम अपने सवाल में हो चुका है, इसलिए यहाँ बात भी नहीं कर रहे इसकी हम। बच्चों इसेंट्रिसिटी आर्टिकल नंबर 8 में है, आज इसेंट्रिसिटी नहीं बता रहे हैं, पहले जितना सवाल बताया उतना ही करेंगे। इसेंट्रिसिटी बस 2 मिनट का है, पहले जितना पढ़ाया उतना पढ़ लें। वर्किंग रूल सवाल में ही हो चुका है आपका। E17 पेज निकालिए, E17 पेज निकल गया। E17 पेज पे एग्जाम्पल नंबर जो बने हैं बच्चों जरा ध्यान से देख लेना, ये 10 नंबर में भी आया है और ये 3 नंबर में भी आया है। 2-3 बार 10 नंबर में आया यही सवाल और 2-3 बार 3 नंबर में आया है। लगभग 1 साल छोड़कर आता है, यही समझ लेना। और फायदे में कब रहते हैं जब ट्रेसिंग ना आकर ये सवाल 10 नंबर में आएगा, तो जब ट्रेसिंग नहीं आती तो ये आता है। और बच्चों है क्या प्रोसीजर समझ लो, बैठे बैठे ही आप, बहुत सिंपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट ऑफ द कोनिक, कोनिक का असिम्प्टोट, कोनिक के असिम्प्टोट की इक्वेशन ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले आप एक बार ध्यान से सुने, किसी भी कोनिक का जो असिम्प्टोट होता है उसकी इक्वेशन में और उस कोनिक में क्या अंतर होता है। असिम्प्टोट की इक्वेशन और कोनिक की इक्वेशन सब कुछ सेम है, बस एक टर्म डिफरेंट होता है, सिर्फ कांस्टेंट वाला। कौन सा डिफरेंट होता है? कांस्टेंट। तो बच्चों जैसे सवाल दिया है पहला, क्या लिखा है इसने इक्वेशन में, 3x² - 2xy - 5y² + 7x 9y = 0। इसका असिम्प्टोट ज्ञात कीजिए। और कंडीशन भी दी है कि जो इस पॉइंट से होकर जाए 2,2 से। तो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। देखिए जरा आपकी इक्वेशन बोल रहा क्या दे रखी है, 3x² - 2xy - 5y² प्लस 7x 9y = 0। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है इस सवाल में, कोई बताओ? 0। डर क्यों रहे बोलने में, इसमें कांस्टेंट टर्म 0, ये वाला 0 नहीं। तो मैंने क्या कहा, असिम्प्टोट सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो जब इसका असिम्प्टोट लिखो तो द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ऑफ द गिवन कोनिक, इस 0 के स्थान पर लैम्डा लिख देना। क्या लिख देना? लैम्डा। अब बस हमें लैम्डा का मान निकालना और यहाँ रखना है। आपको एक कंडीशन जरूर दी गई होगी, कुछ भी दे। इस सवाल में क्या कंडीशन दी गई है, क्या असिम्प्टोट का इक्वेशन 2,2 से होकर जाता है, 2,2 से होकर जाता है। तो बच्चों फिर लिखोगे सिंस इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इतने आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2। तो x के स्थान 2, 2 का और 4 दिए बार, 4 दूनी 8, 2 का और 4, 4 बंदे 20, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। क्या यहाँ से आप लैम्डा का मान नहीं निकाल पाओगे? किताब से देख के बता दो लैम्डा अब कितना 2। क्या लैम्डा रहा 2 आप यहाँ रख दो। समझ में आ गया नहीं आया? इसमें एक काम एक्स्ट्रा कर रखा है आपकी किताब में, क्या कर रखा है, पहला ये चेक कर रहा है ना, चेक कर रहा है ABC - 2FGH - F² - CH² = 2। अगर इसका मान 0 आता है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं आता है तो नहीं करता है। तो ये चेक कर रहा है पहले, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ में तो आ गया? ये सवाल 3 नंबर में भी आया है और 10 नंबर में भी आया है, और जब 10 नंबर में आता है तो बच्चों के मजे आ जाते हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, फाइंड द लेंथ एंड द आगे पूछा है कुछ, एक बार फाइंड द इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट ऑफ कोनिक इतने एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक which has the same asymptote and which passes through the point इतने।
एक्स्ट्रा क्या है, कुछ भी ना एक्स्ट्रा तो अच्छा वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो एक्स्ट्रा दूसरा पार्ट कर दिया इस सवाल में, उसको अपने आप कर लेना करो तो ठीक है, कोई परेशानी थोड़ी है। हाँ, एक बार लैम्डा कर लिया, एक बार म्यू कर लिया। चेक किया था तो लैम्डा वाला हाँ और जब आंसर लिया तो भी हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम ना है। देखो पहले तो लैम्डा का मान निकाला तो ठीक, और इसने जो कंडीशन यूज की है बिना लैम्डा के भी मेरी बात सुनो, इसने क्या किया इस सवाल में, दो सवाल दिए हैं इसने, मैं यहाँ बोर्ड पर बता दे रहा हूँ क्या क्या किया है इसने। लैम्डा कैसे निकाला, म्यू कैसे निकाला, जरा ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी। आपकी क्वेश्चन है 3x² माइनस 2xy माइनस 5y² प्लस 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इतने एंड फाइंड द इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले वो दूसरी चीज एंड के बाद है दूसरी चीज, एक सवाल यहीं पे खत्म हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट ऑफ 2b, बस यहीं पे खत्म हो गया। जब यहीं खत्म हो गया तो असिम्प्टोट आपका ये होगा 3x² माइनस 2xy माइनस 5y² प्लस 7x माइनस 9y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये कौन का असिम्प्टोट को रिप्रेजेंट कर रहा है? असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये कोनिक इस असिम्प्टोट को रिप्रेजेंट केवल एक ही स्थिति में करेगा, जब ये दो सरल रेखा युग्म को निर्मित करे। इसको करे दो सरल रेखा युग्म, मतलब एक सरल रेखा युग्म, एक सरल रेखा युग्म में दो सरल रेखा होगी, दो स्ट्रेट लाइन होगी। बच्चों अगर मैं हिंदी बोल जाता हूँ और कोई इंग्लिश वाला हो तो पूछ लिया करो, मैं वैसे कोशिश करता हूँ दोनों बोलने की। एक स्ट्रेट लाइन का पेयर और इसमें दो स्ट्रेट लाइन होगी, उसको अगर रिप्रेजेंट करता है तभी ये असिम्प्टोट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। और कोई भी जनरल इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस प्रकार की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट जब करती है जब डेल्टा 0 होता है। क्या होता है डेल्टा? और डेल्टा आपने पीछे भी कभी ना कभी पढ़ा होगा, abc माइनस 2fgh नहीं प्लस 2fgh माइनस af² और माइनस cbg² और माइनस ch² इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों आपके असिम्प्टोट का इक्वेशन क्या है? ये, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का पेयर रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो कंपेयर करो, a का मान कितना 3, b का मान कितना -5 और c का मान कितना abc, c जनरल में कांस्टेंट हमारा लैम्डा प्लस 2 f की वैल्यू कितनी 2fy, y का गुणांक -9 तो -9/2 और क्या बच्चों g x का आधा, x के गुणांक का आधा 7/2 और h कितना हो जाएगा 2h/2, h का मान -1 हो जाएगा, -a का मान 3, ऐसे ही इसमें रख दोगे ना, रखा जाएगा। लैम्डा का मान निकालना, क्या निकालना है? लैम्डा। और लैम्डा का मान देखो क्या आ रहा है, सरल करके 2 आ रहा है, ध्यान रख दिया जाएगा। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है? एंड फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन याद करनी है कोनिक की विच हैज द सेम असिम्प्टोट, जो सेम असिम्प्टोट रखता है। क्या कहा है? कोनिक की इक्वेशन याद कीजिए, विच हैज द सेम असिम्प्टोट रखता है एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2। अब बच्चों एक बात बताइए, इसी असिम्प्टोट को रखने वाला, मतलब लैम्डा का मान जब 2 आ जाए, इसी असिम्प्टोट को रखने वाला एक ऐसा कोनिक का इक्वेशन जो इस 2,2 से ऊपर जाता है। मैंने क्या बताया? असिम्प्टोट और कोनिक में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंट होता है। पहले कांस्टेंट हमने क्या लिया था? लैम्डा लिया था। अब क्या म्यू और ऐड कर दो, इसमें क्या कर दो? म्यू और ऐड कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 2,2 से सेटिस्फाई करा दो। 2,2 इसमें रखोगे, म्यू का मान निकल आएगा, म्यू का मान वापस कर देना। आ गया समझ में? नहीं भारत कैसे तो ये समझना है।
तैयार। आवाज नहीं बच्चों। अगर हम पहले ही छोटे छोटे सवालों को निकाल दे तो छोटे में अलग टाइम लगता, बड़ों में अलग लगता। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या पूछा है बच्चों? फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस ऑफ कोनिक। कोनिक के अक्षों की लंबाइयां ज्ञात करनी है बच्चों। तो ये उसी सवाल में का पार्ट है, आप स्वयं करोगे। अक्षों की लंबाइयां या अक्षों की इक्वेशन कह सकता है, द मेजर एक्सिस की लंबाई और माइनर एक्सिस की लंबाई। और अगर समीकरण का है तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन और माइनर एक्सिस की इक्वेशन। एग्जाम्पल 3 हमने करा ही दिया। एग्जाम्पल 4 में जरा देखें क्या है बच्चों। 4 सवाल है तो यही, लेकिन शुरू में आपको लग रहा है कि ये अलग है। 4 इंटू x माइनस 2y, आवाज नहीं, x माइनस, बस हिंट दे रहा हूँ मैं, x माइनस 2y प्लस 3 की होल का 2 प्लस 9 इंटू 2x प्लस y माइनस 1 की होल पावर कितना 2 इजिकल टू क्या। एक तरीका पहले तो ये सरल कर लो इसको, इसका वर्ग खोल लो, इसका वर्ग खोल लो और सिंपल करके उसी रूप में बना लो जिस रूप में आपका पहला सवाल हमने किया है। मतलब इससे पहला जो सवाल किया है एलिप्स की ट्रेसिंग जो किया है ऐसा। दूसरा तरीका जो इसने दिया है, इसने जो सवाल का तरीका दिया है, इसने इसको जनरल इस रूप में बना लिया है, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए, इस रूप में बना लिया है। दूसरा तरीका ये। और दूसरा तरीका इस रूप में जब हम बनाएंगे तो यहाँ बटे में कुछ होना चाहिए, यहाँ बटे में कुछ होना चाहिए। और कैसे बनाओगे इसको? x का गुणांक a मानना, y का गुणांक b मानना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से गुणा और भाग कर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से गुणा और भाग कर। क्या है देखो इसमें अंडर रूट 5, जब बदल यहाँ लिखेंगे बटे में तो यहाँ भी बाहर लिखा जाएगा। क्या है देखना इसका, x माइनस 2y प्लस 3, x का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग, y का गुणांक कितना माइनस 2 का वर्ग कितना 4, अंडर रूट 5। बच्चों ध्यान से देखना, ये हमें होल वर्ग के रूप में लिखना है क्योंकि इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो होल वर्ग के रूप में लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3 बटे कितना अंडर रूट 5 की होल घात। इस पर तो होल स्क्वायर है ही भाई, और इस पर होल स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 5 का वर्ग 5। मुझे एक बात बताओ, ये 5 एक्स्ट्रा में तो आया, यहाँ तो है ना, तो यहाँ में गुणा भी करनी पड़ेगी, 4 पहले से 5 होगी। पहला यही काम यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 1 होल वर्ग के रूप में लिखेंगे, ये भी 5 ही हो जाएगा, 4 और y का 1, 1 का 5 अंडर रूट 5। इसका तो वर्ग है ही भाई यहाँ, ये तो जबरदस्ती लाया जा रहा है अंडर रूट 5 का वर्ग 5, तो अगर बटे में लाया गया है तो उसकी गुणा भी कीजिए, ये 9 बन जाएगा 45 हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना 80। ठीक, अब बच्चों इसको सरल कीजिए, जनरल फॉर्म ये वाली लेके आनी है, यहाँ 1 लाना है तो 80 से डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे 80 से आप डिवाइड कर दोगे। तो जरा इस चीज को टोटल आप कैपिटल X मान लो और इसको कैपिटल Y मान लो, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू, ये भी कोई कठिन तरीका ना, आसान ही तरीका है बच्चों, इसमें काम कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा सवाल दिया है और आप इस विधि से करते हो तो काम कम करना पड़ेगा। और कैपिटल इसको y मान लो, 2x प्लस वाई माइनस 1 बटे अंडर रूट 5। अब जरा देखना ये क्या होगा 20, टोटल हमने क्या मान लिया, ये कैपिटल x स्क्वायर 45 वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। हमने आपसे क्या कहा,
हमें यहाँ 1 बनाना है। अगर यहाँ 1 बनाना है हमें तो 80 से भाग करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बटे 4 और y स्क्वायर बटे, ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं है ना, ये 45, ये 80, किससे कट रहा है? 9 से नहीं कट रहा, नहीं 5 से कट रहा है, तो ये 5 ने 45, 16 में 80, तो 9 16 बटे 9 लिख देंगे नीचे का, x स्क्वायर बटे 4 और y स्क्वायर बटे 16 बटे 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ के बाद थोड़ा सा काम आपके लिए सॉल्व कि यहाँ के बाद सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। कैसे नहीं करना? x अक्ष से घटान धन ले, y अक्ष से घटान धन ले। मेजर ये है आपका जनरल कैपिटल A स्क्वायर बराबर 4, a बराबर 2, और ये है आपका b स्क्वायर बराबर 16 बटे 9, वर्गमूल करूं तो 4 बटे 3, तो बड़ा ये या ये ऊपर वाला। मेजर एक्सिस की लंबाई 2a बराबर 2 दूनी 4 और माइनर एक्सिस की लंबाई 4 दूनी 8 बटे 3, ये माइनर एक्सिस की लंबाई है, मेजर एक्सिस की लंबाई मिल गई मेजर माइनर। अब इनको सॉल्व कर दोगे आपस में, सेंटर निकल आएगा 0 बराबर y बराबर 0, जो भी कैलकुलेशन करोगे जो इसने करवाई है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, सिंपल है ये तरीका। आप इस तरीके से करो तो काम टाइम बचेगा, आपका मेहनत कम करनी पड़ेगी। और दूसरे तरीके से करो, टाइम देखो नंबर 1 को उसी रूप में लाने में 2-3 मिनट 4 कुछ तो लगेंगे 2-3 मिनट, और फिर आगे का काम तुम जानते ही हो अपने साथ। तो इस तरीके के सवाल को इसी तरीके से करना सीखें। एग्जाम्पल 4 हुआ बच्चों, एग्जाम्पल बच्चों 6 में आपका हाइपरबोला आ गया है, और एग्जाम्पल 5 में क्या है? सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द सेमी एक्सिस। बच्चों प्रोडक्ट किसका? सेमी एक्सिस का, फिर इसका। वो इक्वेशन है जितनी, उसकी इक्वेशन इतनी, ये जितना, एंड दैट इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ये जितनी। बच्चों ध्यान से सुनिए, तो इसमें क्या करना है तुम्हें? प्रोडक्ट ऑफ सेमी एक्सिस, सेमी एक्सिस का प्रोडक्ट इतना है। सेमी एक्सिस का प्रोडक्ट मतलब समीकरणों का प्रोडक्ट नहीं, सेमी एक्सिस की लंबाइयों का प्रोडक्ट। तो कहां तक सेम? आर स्क्वायर के 2 बिंदु, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। इलिप्स की बात कर रहा है तो दोनों पॉजिटिव, तो उससे आप मेजर एक्सिस निकालो और माइनर एक्सिस निकालो, निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दोनों का हाफ हाफ कर दो, हाफ मेजर एक्सिस और हाफ माइनर एक्सिस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जितना सिद्ध करवाया उतना आ जाएगा। ठीक है, और एक आपकी क्या दी है? एंड दैट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और अक्ष की इक्वेशन इतनी है, मतलब ये भी प्रोडक्ट है। एंड दैट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों की इक्वेशन का शुरू में क्या कह रहा है? प्रोडक्ट। तो जो अक्षों की इक्वेशन निकालोगे मेजर और माइनर एक्सिस की, निकलवा चुका हूं, मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे इतनी जितनी है। समझ में आ गया सभी के? तो बच्चों पैराबोला से रिलेटेड जितना भी काम था वो हमारा हो चुका है। हाँ, इलिप्स से रिलेटेड जितना काम था वो हो चुका है। अब आपको एक्स्ट्रा वर्क और दे रहा हूं घर से, इलिप्स से आगे। टाइम 15 मिनट का है, मैं कुछ ना लिख रहा हूं, बस आपको काम बता रहा हूं क्या करना है। तो पहले तो इतने सवाल कर लिया और एक्सरसाइज में लगाओ एक सवाल इलिप्स के लिए। बच्चों एक चीज और बताऊं, घबराना मत। कोनिक एक्सिस, कोनिक जो है आपका वो अक्षों को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता, दोनों को भी काट सकता है, किसी एक को काट सकता है, या दोनों में से किसी भी अक्ष को नहीं काट सकता है। ठीक है, कभी ये सोचो कि सर जी ने करवाया उसमें अक्ष कटा हुआ था, यहाँ कैसा बनेगा? चित्र बने हुए देख सकते हैं। एग्जाम्पल 6 की तरफ नजर घुमाकर, ये जो है चित्र, एग्जाम्पल 6 का आंसर जो है चित्र में, ना एक्स अक्ष को काट रहा ना वाई अक्ष को काट रहा है। तो आपको एग्जाम्पल 3 करके लाना है, एग्जाम्पल 3 नहीं, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3। और बच्चों एक सवाल नंबर 5 करके लाना है, एक सवाल नंबर 7 करके लाना है। आपको ये इलिप्स के 3 सवाल करके लाने हैं। एक का सवाल कल करवाऊंगा, तो मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं बस क्या चीज एक्स्ट्रा इसमें इंक्रीज करूंगा कि उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं,
या उपकेंद्र कोण कैसे निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी एंगल कैसे निकालते हैं, बस ये चीज एक्स्ट्रा रहेगी मेरी करने के लिए। तो इतना ही बहुत है, या आप आगे करूँ कंटिन्यू? बहुत है इतना बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके ही बारे में सोचकर थोड़ा 10-15 मिनट पहले क्लास ऑफ कर दूँगा। भाई सबसे पहले बात, कोई उठेगा नहीं,